गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट में हम 4th चैप्टर पढ़ रहे थे बच्चों। 4th चैप्टर में हम अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों। हम क्रियाकलाप 4 हमें यहाँ से पढ़ना है। हमने क्रियाकलाप 3 ये पढ़ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ। ठीक है, कैसे दानेदार जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया होती है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। आज हमें जो पढ़ना है क्रियाकलाप 4 पढ़ना है। आवश्यक सामग्री में हम लेंगे संगमरमर का चूरा, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे और परखनली। बच्चों कभी कभी क्या होता है, हम सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं, कहीं पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं। ठीक है, तो सांद्र और तनु आप लोग समझते ही हैं। जहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा कम हो और पानी की मात्रा ज़्यादा हो, उसे हम क्या कहते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, और यहीं पर यदि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम कब कहते हैं, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती, अधिक होती और पानी की मात्रा कम होती, तो हम सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते। पर यहाँ पर पानी की मात्रा अधिक है और हाइड्रोक्लोरिक की मात्रा कम है, तो उस स्थिति में ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। ठीक है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसीलिए कहा जाता है। अब यहाँ देखिए, एक परखनली में संगमरमर का चूरा लीजिए, इसमें थोड़ी मात्रा में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए। आपने क्या देखा, इस क्रिया में परखनली से बुदबुदाहट के साथ एक गैस निकलती है ना। जब हम परखनली का जो चूरा है उसको और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को थोड़ी मात्रा में हम क्या करेंगे, मिला लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या देखा, इस क्रिया में क्या होती है, परखनली से बुदबुदाहट के साथ एक गैस निकलती है। चूँकि संगमरमर में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है ना, जिसका सूत्र क्या है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो जो चूँकि हमारा जो संगमरमर है इसमें क्या होता है, क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, जो बुदबुदाहट के साथ जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अम्ल धातुओं के कार्बोनेटों व बाइकार्बोनेटों के साथ क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अम्ल के इस गुण का उपयोग अग्निशामक यंत्र में होता है। जैसे देखिए, हम कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये दोनों क्रिया करके क्या क्या बनाए, कैल्शियम क्लोराइड प्लस पानी और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक है, इसे आप लोग बैलेंस करना तो सीख चुके हैं, है ना। अब हम देखेंगे 4.2.1 अम्लों के उपयोग। अम्लों के क्या क्या उपयोग हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग उर्वरक जैसे अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, कार, बैटरी में बैटरी अम्ल के रूप में तथा अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, उर्वरक जैसे अमोनियम सल्फेट में, सुपर फास्फेट, कार बैटरी में बैटरी अम्ल के रूप में, अग्निशामक यंत्र में इसका उपयोग किया जाता है, अम्लों का उपयोग। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग, अब यहाँ जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका उपयोग नमक के शुद्धिकरण में, चीनी मिट्टी के बर्तन या टाइल्स की सफाई करने में होता है। ठीक है, थर्ड नंबर है हमारा नाइट्रिक अम्ल का उपयोग उर्वरक जैसे अमोनियम नाइट्रेट बनाने में तथा सुनार, सोने चांदी के गहनों की सफाई करने में करते हैं, है ना। हमने सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और HCl, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तीनों अम्लों का उपयोग हमने देखा। तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कहाँ कर रहे हैं, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग उर्वरक जैसे अमोनियम नाइट्रेट बनाने में किया जाता है। सुनार, सोने चांदी के गहनों की सफाई के लिए इसका नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अग्निशामक यंत्र, है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कहाँ किया जा रहा है, अग्निशामक ये जो यंत्र है इसमें किया जाता है। ठीक है,
अग्निशामक यंत्र में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं हम 4.2.2 में अग्निशामक यंत्र। इसमें एक धातु के बेलनाकार पात्र में सोडियम बाइकार्बोनेट एवं कांच की बोतल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा जाता है। ठीक है, ये क्या है, एक बेलनाकार का है कि नहीं, पात्र है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, सोडियम बाइकार्बोनेट एवं कांच की बोतल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा। ठीक है, इसमें भरा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। और बोतल में एक घुंडी लगी होती है। आप लोग देख सकते हैं बोतल में एक घुंडी लगी होती है। आग लगने पर अग्निशामक यंत्र की घुंडी को किसी कठोर सतह पर पटकने से अंदर वाली कांच की बोतल टूट जाती है, जिससे सल्फ्यूरिक अम्ल बेलनाकार पात्र में सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में सहायता करती है। ठीक है, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यही क्या करता है, ये आग को बुझाने में काम आता है। ठीक है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला है। और सोडियम बाइकार्बोनेट ये हमारा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है, और ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये जब क्रिया करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या होता है, जो सोडियम सल्फेट और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हमारा क्या है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, H2O ये पानी का सूत्र है, और CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये हमारा आग बुझाने के लिए सहायता करता है। ठीक है, अब देखिए हमारा 4.3 क्षार। हम क्षार के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने अम्लों का उपयोग देखा था, है ना, कि अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अब हम देखेंगे क्षार का उपयोग या क्षार के बारे में। ठीक है, क्षार शब्द का उद्भव अरबी के शब्द एलकली से हुआ है ना। क्षार को हम एलकली भी कहते हैं। ठीक है, तो क्षार शब्द का उद्भव अरबी के शब्द एलकली से हुआ है, जिसका अर्थ राख होता है, और राख के रासायनिक गुण क्षारीय होते हैं। ठीक है, थोड़ी मात्रा में चूने का पानी लेकर 2 अंगुलियों के बीच रगड़ें। ठीक है, इसको क्या करना है, थोड़ी मात्रा में हमें चूने का पानी लेना है और 2 उंगलियों के बीच हमें उनसे रगड़ना है। ठीक है, क्या आपको चिकनाहट महसूस होती है? यह क्रिया साबुन के पानी, गुड़हल की पीसी पत्तियों तथा कपड़े धोने के सोडे के साथ दोहराएं। ठीक है, जिस तरह से हम चूने के पानी को 2 उंगलियों के बीच में रगड़ना है ना, तो हमें कैसे महसूस होगा, चिकना महसूस होगा। उसी प्रकार से हमें क्या करना है, साबुन से भी यही क्रिया करना है, गुड़हल की पत्तियों से भी यही क्रिया करना है ना, पीसी हुई पत्तियों से, और कपड़े धोने के जो सोडे मिलते हैं उससे भी हमें यही क्रिया करना है। तो देखिएगा, आप सभी इन सभी चीज़ों से जब अपने दोनों उंगलियों के बीच में जब रगड़ के देखेंगे तो आपको चिकनाहट महसूस होगी, क्योंकि जो क्षार होता है, इनके जो गुण होते हैं वो चिकनाहट महसूस कराती हैं। ठीक है, जब हम उसे 2 उंगलियों के बीच में रगड़ेंगे तो हमें चिकनी महसूस होगी। ठीक है, तो यह क्षार के कुछ विशेष गुण होते हैं। अब देखेंगे हम क्रियाकलाप 5। ठीक है, इसमें आवश्यक सामग्री में हम मैग्नीशियम का फीता, गर्म करने का साधन, परख नली, चिमटी, जल, लाल तथा नीला लिटमस आदि, इतना हम आवश्यक सामग्री में लेंगे, है ना। हम इसमें मैग्नीशियम के फीते का छोटा टुकड़ा लें, है ना। हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम का फीता लेंगे, छोटा टुकड़ा, इसे चिमटी की सहायता से पकड़कर क्या करेंगे, जलाएंगे। इससे बनी सफ़ेद राख को एकत्रित करेंगे। ठीक है, तथा जल की अल्प मात्रा, मतलब बहुत कम मात्रा में घोलेंगे। जो मैग्नीशियम को हम जलाए हैं ना, मैग्नीशियम के फीते को, उसको क्या करना है, जो जला हुआ भाग रहता है उसे हम, उसके राख को हमें एकत्रित करना है, इकट्ठा करना है। फिर उसमें हम क्या करेंगे, जल की मात्रा थोड़ा सा डालकर घोलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, प्राप्त विलयन को स्पर्श करें।
स्पर्श मतलब हम उसे जो विलयन हमें प्राप्त होगा, जो घोल बनाए थे हम मैग्नीशियम के राख का और थोड़ा सा जल डालकर, उस विलयन को हम छूकर देखेंगे तथा नीले व लाल लिटमस पेपर पर इसकी कुछ बूंदें डालेंगे। ठीक है, नीले व लाल लिटमस पेपर पर इस घोल की बूंदों को कुछ बूंदों को डाल के देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ MgA मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है, O2 आप लोग सभी जानते हैं ऑक्सीजन का फॉर्मूला है ये। तो जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में क्या होती है, क्रिया होती है, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। नया पदार्थ बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, ये रासायनिक क्रिया हो रही है। मैग्नीशियम का ऑक्साइड जल में विलय होकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड क्या होता है, जल में विलय होता है। विलय मतलब कि घुलने वाली प्रकृति। ठीक है, विलय होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसी प्रकार सोडियम तथा पोटेशियम के ऑक्साइड जल में विलय होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र आप लोग देख सकते हैं NaOH, तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, है ना, के हमारा क्या है, पोटेशियम है, और ये हाइड्रोक्साइड को हम OH बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ये सभी क्या है, क्षार हैं। स्पर्श करने से क्षार चिकने लगते हैं तथा लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। जो हम लिटमस पेपर, लाल लिटमस और नीला लिटमस पेपर के कुछ बूंदों को हम डाले थे, जो ये घोल बनाए थे मैग्नीशियम के, जो फीते को जलाए थे, उसके राख और थोड़ा सा मात्रा में पानी डाले थे, उस घोल को हम जब दोनों लिटमस पेपर पर डाल के देखे तो जो लाल लिटमस पेपर था वो कौन से कलर का हो गया, नीला कलर का हो गया। इससे पता चलता है कि यह क्षार है, और क्षार के जो गुण होते हैं वो चिकने होते हैं, है ना, उनको छूने पर हमें चिकना महसूस होता है। तो ये क्षार के कुछ विशेष गुण हैं। ठीक है, अब क्या है, सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ठीक है, उनके जो ऑक्साइड बनते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है, तो इनके जो गुण हैं, ये सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। सभी क्षारीय पदार्थ जल में विलय नहीं होते हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें, क्या है, ये जो राख है ये तो अल्प मात्रा में पानी डाले तो ये क्या हो गया, घुल गया। मगर क्या होता है, कभी कभी जो ऑक्साइड बनते हैं तो सभी क्षारीय पदार्थ जल में क्या होते हैं, विलय नहीं होते हैं। मतलब सभी क्षारीय पदार्थ पानी में नहीं घुलते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं 4.3.1 क्षारों के उपयोग। अब हम क्षारों के क्या क्या उपयोग होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है साबुन, दवाई, कागज, विरंजक चूर्ण आदि के निर्माण में। ठीक है, इनके निर्माण में हम क्षार का उपयोग करते हैं। सेकेंड है हमारा भूमि और पानी की अम्लीयता को कम करने में, है ना। भूमि और पानी में क्या होता है, उसकी जो अम्लीयता होती है, अम्ल की मात्रा होती है, उसको कम करने में। ठीक है, तो दवाई के रूप में यदि हमारे शरीर में बहुत अधिक मात्रा में अम्लीय की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे हम मेडिसिन खाकर हम कम कर लेते हैं, है ना। मेडिसिन लेते हैं तो कम हो जाती है, अम्लों की मात्रा को कम कर लेते हैं। तो जो दवाई जो बना होता है वो किससे बना होता है, क्षारीय बना होता है, क्षार से बना होता है। ठीक है, क्षारीय गुण पाया जाता है उन दवाइयों में, इसलिए वो क्षार क्या करता है, अम्लों की मात्रा को कम कर देता है। अब हम देखेंगे, अब तक हमने अम्ल और क्षार के गुणों को देखा। ठीक है, यदि अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया हो तो क्या होगा। अभी तक हम अम्ल और क्षार दोनों के गुण देखे, कैसे होते हैं अम्ल, किस प्रकार से क्षारों के गुणों को हमने देखा। अब हम क्या करेंगे, जब इन दोनों के बीच में क्रिया होगी तो क्या होता है, इसे हम देखेंगे। क्रियाकलाप 6, हम आवश्यक सामग्री में परखनली लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे और फिनोनेप्थलीन। आप सभी जानते हैं डामर गोली को, फिनाइल को ही फिनोनेप्थलीन कहते हैं। ड्रॉपर लेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे एक परखनली में लगभग 20 बूंदें तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन लेकर उसमें 1-2 बूंदें फिनोलेप्थिलीन की डालें, है ना। हम क्या करेंगे, एक परखनली लेंगे, आप सभी जानते हैं परखनली, उसमें हम क्या करेंगे, लगभग 20 बूंदें तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, है ना, उसके विलयन डालेंगे तनु हाइड्रोक्साइड
तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को डालेंगे, कम से कम 20 बूंद डालेंगे और उसमें 1-2 बूंद क्या डाल देंगे, फिनोलेप्थिलीन, है ना। अब क्या करेंगे, विलयन का रंग क्या हो जाएगा, हमारा गुलाबी हो जाता है। इसमें ड्रॉपर द्वारा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बूंद बूंद डालें तथा मिश्रण को हिलाते जाएं, ठीक है। अब जब गुलाबी हो जाता है तो इसमें हम क्या करेंगे, ड्रॉपर द्वारा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, है ना, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो क्या होगा, बूंद बूंद जब डालेंगे तो और मिश्रण को हिलाते रहेंगे तो एक स्थिति ऐसी आती है जब तक गुलाबी रंग अदृश्य हो जाता है ना। एक स्थिति ऐसी आती है कि जब गुलाबी रंग जो है वो अदृश्य हो जाता है, मतलब वो रंग क्या होता है, गायब हो जाता है, दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तब अम्ल डालना बंद कर दें, फिर उसके बाद हम अम्ल को डालना बंद कर देंगे। सावधानीपूर्वक 1-2 बूंद सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन और मिलाएं, है ना। फिर हम क्या करेंगे, सावधानीपूर्वक इसलिए कहा जाता है, ये सब भी चीज़ों को हमें हाथों से नहीं छूना चाहिए, हमारे लिए नुकसानदायक हानिकारक होता है, ठीक है। इसलिए सावधानीपूर्वक हमें क्या करना है, 1-2 बूंद ड्रॉपर की सहायता से सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को और मिलाएं, ठीक है। रंग में क्या परिवर्तन होता है, अब फिर 1-2 बूंद अम्ल के विलयन की डालें, है ना। अब हम क्या करेंगे, अम्ल के विलयन है उसको भी 1-2 बूंद डाल देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में। तब देखिए रंग में अब क्या परिवर्तन देखते हैं, तो विलयन क्षारीय होने पर गुलाबी और अम्लीय होने पर रंगहीन हो जाता है, ठीक है। यदि अम्ल की मात्रा अधिक होगी तो वो उसका जो अदृश्य हो जाता है, उसका जो रंग है वो गायब हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। और यदि विलयन हमारा जो क्षारीय होता है तो क्या होता है, वो किस रंग का दिखाई देता है, गुलाबी रंग का। अब अम्ल मिलाए जाने पर क्षार के क्षारीय गुण क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, है ना। जो क्षार के क्षारीय गुण हैं, अम्ल मिलाते हैं तो वो समाप्त हो जाते हैं तथा क्षार का विलयन मिलाए जाने व अम्लीय गुण समाप्त कर देता है। अब क्या करेंगे, क्षार का विलयन मिलाए जाने पर वह अम्लीय गुण समाप्त कर देता है। इस प्रकार वे एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, उदासीन करते हैं, ठीक है। अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीनीकरण के अनेक उदाहरण हम दैनिक जीवन में रखते हैं। तो बच्चों हम क्या किए थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन लिए थे, ठीक है। उसमें यदि हम फिनोलेप्थिलीन को हम जब डाले तो ये विलयन कौन से कलर का हो गया था, गुलाबी रंग का। और जब हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाते हैं तो और मिश्रण को हिलाते हैं तो जो रंग है वो अदृश्य हो जाता है। मतलब हमारा जो फिनोलेप्थिलीन है ये क्षारीय गुण को दर्शाता है, जिससे वो कलर गुलाबी हो जाता है, पर अम्ल को हम डालते हैं तो वो फिर से रंगहीन हो जाता है। तो और यदि हम जो अम्लीय विलयन होता है उसमें अगर क्षार को डालेंगे तो अम्ल की मात्रा को वो खत्म कर देता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, अम्ल डालने पर क्षार के गुण को समाप्त कर देता है और क्षारीय विलयन में यदि हम अम्ल डालेंगे तो क्षारीय जो गुण होता है उनको समाप्त कर देता है। तो इस प्रकार से क्षार और अम्ल एक दूसरे को गुण होते हैं, एक दूसरे के जो एक दूसरे का जो प्रभाव होता है उसको नष्ट कर देता है ना, उदासीन कर देता है। तो उदासीनीकरण, हम उसे उदासीनीकरण कहते हैं। अब देखिए उदासीनीकरण के अनेक उदाहरण हम दैनिक जीवन में देखते हैं। जैसे देखिए, चींटी के काटने पर होने वाली तेज जलन एक प्रकार के अम्ल के कारण होती है। तो बच्चों आप सभी को पता होगा, जो हमारा चींटी होता है उनमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है ना, जिसकी वजह से वो जहाँ पर काटता है वहाँ पर तेज जलन होने लगती है, ठीक है। यदि उस स्थान पर कपड़े धोने का साबुन या खाने का सोडा लगाया जाए तो उदासीनीकरण के कारण जलन से राहत मिलती है, ठीक है। यदि हमें चींटी काट ले तो हमें क्या करना है, उस जगह पे कपड़े धोने का साबुन या फिर खाने का सोडा लगा देना है, क्योंकि खाने का सोडा में भी क्या पाया जाता है, क्षारीय गुण, क्षार होता है, ठीक है। और साबुन में भी क्षार होता है। तो क्षार को हम जब अम्ल वाली जगह पर लगाएंगे तो जब अम्ल और क्षार मिलकर क्रिया करते हैं तो उदासीनीकरण होता है, उदासीन कर देता है, ठीक है। तो इससे हमें क्या होता है, जलन में राहत मिलती है। सेकेंड है हमारा, पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए
पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए भूमि का उदासीन होना आवश्यक है, किंतु भूमि के अम्लीय होने पर चूना डालकर उसे उदासीन किया जाता है। ठीक है, चूना डालकर, आप सभी जानते हैं चूना किसे कहते हैं। ठीक है, चूना का जो सूत्र होता है CaO। ठीक है, और उसी को हम बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये देखिए बच्चों, ये चूने का सूत्र है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र है, और बुझा हुआ चूना का सूत्र है ये CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, जब हम चूने में पानी मिलाते हैं तो उसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। और ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है ना। कैल्शियम कार्बोनेट जिसमें संगमरमर में पाया जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा बहुत सारे जो चूना, जैसे कि हम हड्डियों के जोड़ने के लिए उपयोग करते हैं, या फिर कुछ बनाने के लिए उपयोग करते हैं। सीमेंट भी कैल्शियम कार्बोनेट से ही बनता है। ठीक है, इस प्रकार से हम चूनों का जो सूत्र है इसके बारे में जाना। अब देखते हैं हमारा जो अम्लीय है ना, भूमि में अम्लीय की मात्रा हम जानते हैं। अम्ल वर्षा के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना। अम्ल वर्षा के कारण क्या होता है, हमारा भूमि बहुत अधिक अम्लीय हो जाता है। तो हमें भूमि को क्या करना है, उदासीन बनाना है। तो इसके लिए हम क्या डालते हैं, चूना डालते हैं। ठीक है, तो चूने को डालने से क्या हो जाता है, हमारा जो भूमि है उदासीन हो जाता है, जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, अब देखेंगे हम, प्रायः लोग पेट में अम्लीयता मतलब एसिडिटी की शिकायत करते हैं एसिडिटी की शिकायत। वस्तुतः हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बहुत तनु विलयन होता है, जो खाए गए भोजन को पचाने में सहायक होता है। जब पेट में इस अम्ल की मात्रा कम हो जाती है तो पाचन की समस्या होती है, परंतु जब अधिक हो जाती है तो खट्टी ढकारें आती हैं। ठीक है, खट्टी डकारें आती है। इसके उपचार हेतु अम्लीयता को कम किया जाता है, जिसके लिए दूधिया मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तथा इसी प्रकार के अन्य क्षारीय यौगिकों की गोलियां या विलयन आदि का उपयोग किया जाता है। अब आप जान गए होंगे कि इन गोलियों को प्रति अम्ल मतलब एंटी एसिड क्यों कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा यदि अधिक बढ़ जाए तो हमें उसे कम करने के लिए जो मेडिसिन खाना पड़ता है। ठीक है, जो मेडिसिन हम खाते हैं वो उसमें क्षार की मात्रा होती है, और ये मेडिसिन क्या होता है, ये जो हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा है उसको कम कर देता है। ठीक है, उदासीन कम करेगा, जिससे हम इसे क्या कहते हैं, इन गोलियों को प्रति अम्ल एंड एसिड क्यों कहते हैं, तो एंड एसिड इसीलिए कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम 4.4 लवण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उदासीनीकरण क्रिया में अम्ल और क्षार के मिलने से पानी और एक पदार्थ प्राप्त होता है। ठीक है, उदासीनीकरण की क्रिया में क्या होता है, अम्ल और क्षार जब ये दोनों मिलते हैं तो पानी और एक पदार्थ प्राप्त होता है ना। ये अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो क्या मिलता है, पानी और एक पदार्थ प्राप्त होता है। इस पदार्थ को क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। ठीक है, हम यहाँ अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करवा रहे हैं तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है, लवण और पानी। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करके सोडियम क्लोराइड लवण और पानी बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा क्या है, क्षार है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये हमारा अम्ल है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक हमारा अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्षार है। जब ये अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो देखिए सोडियम क्लोराइड और पानी बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर Na और Cl सोडियम क्लोराइड, और क्या बच गया हमारा 2H और O, तो H2O हमारा पानी बनता है। ठीक है, इसी प्रकार हम देखेंगे लवण मतलब साल्ट एक सामान्य शब्द है। यह केवल नमक के लिए ही नहीं वरन उन सभी यौगिकों के लिए उपयोग में लाया जाता है जो अम्ल या क्षार के बीच क्रिया के कारण बनते हैं।
क्रियाकलाप 7। अब हम क्रियाकलाप 7 के बारे में पढ़ेंगे। आवश्यक सामग्री हम लेंगे क्रियाकलाप 7 में 3 परख नलियाँ लेंगे, है ना। कितनी परख नलियाँ लेना है हमें? 3। और कॉपर सल्फेट, आप सभी जानते हैं कॉपर सल्फेट किसको बोलते हैं? नीला धोधा को, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, नमक, नीला तथा लाल लिटमस पेपर लेना है और 3 ड्रॉपर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ड्रॉपर हम 3 इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारा जो विलयन तैयार करेंगे वो मिक्स ना हो, है ना। क्योंकि अगर दूसरे जो विलयन हम बनाए हैं उसमें उसकी मात्रा भी थोड़ी सी भी मात्रा चली जाती है तो रिएक्शन हमें अच्छे से नहीं आती है। अब देखिए हम यहाँ 3 परख नलियों में क्रमशः कॉपर सल्फेट, नमक, सोडियम कार्बोनेट लेंगे, ठीक है। कॉपर सल्फेट लेंगे, नमक लेंगे, सोडियम कार्बोनेट लेंगे, जिसमें इनमें पानी डालकर उनका विलयन बनाएंगे, ठीक है। अब लाल और नीले लिटमस पेपर पर तीनों परख नलियों के द्रव के कुछ बूंदें ड्रॉपर की सहायता से डालकर उनमें होने वाले रंग परिवर्तन को देखें तथा दी गई सारणी में लिखें। तो यहाँ पर दिया हुआ है कॉपर सल्फेट के विलयन, नमक और सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे? नीले लिटमस पेपर को डालकर देखेंगे कॉपर सल्फेट में। तो क्या होता है जब हम कॉपर सल्फेट में डालते हैं नीले लिटमस पेपर को तो क्या प्रभाव देते हैं, इसमें रंग कैसा होता है, ठीक है। तो ये अम्लीय लवण होते हैं, जो हमारे कॉपर सल्फेट होते हैं वो अम्लीय लवण होते हैं। और लाल लिटमस पेपर पर प्रभाव होता है कि नहीं ये हमें पता चलेगा। और इसी प्रकार से नमक जो है हमारा सोडियम कार्बोनेट, ये आप जानते हैं नमक हमारा उदासीन होता है, सोडियम जो कार्बोनेट होता है वो हमारा क्षार होता है, आप सभी को पता है। कॉपर सल्फेट होता है, ये क्या दर्शाता है? ये अम्लीय लवण को दर्शाता है। तो नीला लिटमस पेपर को क्या कर देगा? ये लाल कर देगा, ठीक है। तो देखते हैं हम वह लवण जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अम्लीय लवण जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है क्षारीय लवण कहलाता है। कुछ लवण लाल या नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालते, ठीक है। कुछ लवण ऐसे होते हैं जो लाल और नीला लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं करते, मतलब उनका जो रंग है वो परिवर्तन ही नहीं होता है, ठीक है। तो वह लवण उदासीन लवण कहलाते हैं, है ना। उन्हें हम क्या कहते हैं? उदासीन लवण कहते हैं। यहाँ कॉपर सल्फेट अम्लीय लवण है ना। तो ये नीला लिटमस पेपर को क्या कर देंगे? लाल कर देंगे, है ना। तो नीले लिटमस पेपर को लाल करेंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कॉपर सल्फेट क्या है? अम्लीय लवण है और लाल लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है ये क्या है? क्षारीय होता है ना। तो ये नीले लिटमस पेपर को पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। और क्या होता है? जो लाल लिटमस पेपर है ये नीला हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये सोडियम क्या है? क्षारीय है, क्षार है। और जो हमारा नमक है ये उदासीन लवण है ना। ये उदासीन लवण है, ये नीले लिटमस और लाल लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं डालता अपने रंग का। इसी प्रकार से हम देखेंगे 4.1 लवणों के उपयोग। अब फर्स्ट में हम देखेंगे सामान्य लवण या नमक सोडियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है NaCl, हमारे खाद्य पदार्थ का आवश्यक अंग है ना। हम जब जो भी खाते हैं इसका आवश्यक अंग क्या है? हमारा सोडियम क्लोराइड। हम डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली रूप से सोडियम क्लोराइड खाते हैं, है ना। और ये हमारे जो खाद्य पदार्थ है इसके आवश्यक अंग हैं, इसके बिना हम खाना थोड़ी खाते हैं। क्या होता है? हमें आयोडीन चाहिए होता है ना। हमें आयोडीन इससे मिलता है सोडियम क्लोराइड से। यह खाद्य पदार्थ को स्वादिष्ट बनाता है तथा अचार, मछली आदि को खराब होने से भी बचाता है। सेकंड हम देखेंगे कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र है Na2CO3, ठीक है। यह कपड़े धोने के काम में आता है। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हमारे खाने का सोडा है जिसका सूत्र है NaHCO3। यह केक, सोडा वाटर, शीतल पेय बनाने तथा पेट की अम्लता को दूर करने में काम आता है ना। इसलिए हमें जो खाने का सोडा का यूज करते हैं। अब देखिए हमारे शरीर को कई प्रकार के लवणों की आवश्यकता होती है। ये अधिकांशतः कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम तथा पोटेशियम के क्लोराइड, आयोडाइड, सल्फेट
बाइकार्बोनेट तथा फास्फेट होते हैं, है ना। हमारे शरीर में कई प्रकार के लवण की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये कौन कौन से जो लवण होते हैं, ये अधिकांशतः कौन कौन से लवण होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम तथा पोटेशियम के क्लोराइड, आयोडाइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट तथा फास्फेट, ठीक है। पसीना आने पर इनमें से कुछ लवण शरीर से निकल जाते हैं, इसी कारण पसीना क्या होता है? नमकीन होता है। जब कभी पेचिश, अतिसार आदि के कारण हमारे शरीर में से अधिक पानी निकल जाता है, तब इस पानी के साथ ही इनमें घुले लवण भी हम खो देते हैं, यानी कि बाहर निकल जाता है पसीने के साथ। और जो हमें क्या होता है, पेचिश वगैरह होता है, तो हम पानी के साथ क्या होता है, जो घुले लवण होते हैं वो भी निकल जाते हैं, तो हम इन लवणों को क्या करते हैं? खो देते हैं। इसे निर्जलीकरण कहते हैं। ऐसी स्थिति में हमें लवण और शक्कर युक्त पानी अधिक पीना चाहिए, जिससे शरीर में जल एवं लवण का स्तर पुनः समाप्त हो जाए, ठीक है। यह मुख्य पुनर्जलयोजन ओरल रिहाइड्रेशन बच्चों को पेचिश तथा अतिसार के फलस्वरूप संभावित मृत्यु से बचाता है, ठीक है। इसलिए हमारे शरीर से पानी की जब कमी होती है तो हमें क्या करना चाहिए? पानी और नमक के घोल बनाकर पीना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में लवण की मात्रा न कम हो और ना ही पानी की मात्रा, ठीक है। अब देखिए, हमने सीखा अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल को प्राकृतिक अम्ल और खनिज अम्ल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्षार लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, है ना। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्षार स्पर्श करने पर चिकने लगते हैं। अम्ल एवं क्षार के मध्य अभिक्रिया द्वारा लवण बनते हैं। लवणों को अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन वर्ग में बांटा जाता है। बच्चों, यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। आप लोगों का जो ये चैप्टर है ये समाप्त हो चुका है, तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। ये और खाली स्थान इतना आप लोग का होमवर्क है, ये आप लोग होमवर्क करके कंप्लीट करके मेरे नंबर पर सेंड करेंगे, ठीक है बच्चों। हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 5 चैप्टर। बाय बाय।